हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुषमा। आज हम हिंदी पुस्तक दिगंत के गद्य खंड से पेज नंबर 129 में दी गई रचना हंसते हुए मेरा अकेलापन इसके ऊपर चर्चा करेंगे, जो कि लेखक मलय जी के द्वारा लिखी गई है। अर्थात यह मलय जी की डायरी है। डायरी साधारणतया ऐसी वस्तु होती है जिसमें मनुष्य अपने निजी विचारों को अथवा निजी जीवन में घटने वाली घटनाओं को व्यक्त करता है। मलय जी ने भी इसमें अपने निजी विचारों को और वो जिन स्थानों पर गए हैं उन स्थानों का उनका अनुभव कैसा रहा है, वहाँ के बारे में वो क्या सोचते हैं, यही सब चीजें उन्होंने डायरी में व्यक्त की हैं। मलय जी का जन्म सन 1935 में उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के महुई गांव में एक किसान परिवार में हुआ था। इनका पूरा नाम भरत जी श्रीवास्तव था। इनकी माता का नाम प्रभावती एवं पिता का नाम त्रिलोकीनाथ वर्मा था। मलय जी को अपने जीवन में शारीरिक कठिनाइयों का अत्यधिक सामना करना पड़ा है। मात्र 9 वर्ष की आयु में ही मलय जी 6 रोग से पीड़ित हुए और इलाज के दौरान उन्हें बेलूर ले जाया गया और ऑपरेशन के दौरान उनका एक फेफड़ा काट कर निकालना पड़ा। इतनी सारी शारीरिक कठिनाइयों के बावजूद भी मलय जी में जीने की लालसा थी और उन्होंने कभी भी अपने जीवन से हार नहीं मानी। उन्होंने अपनी पढ़ाई, अपनी शिक्षा को भी आगे रखा। आगे चलकर उन्होंने अंग्रेजी में एमए किया। मलय जी के जीवन काल में केवल 4 पुस्तकें ही प्रकाशित हुई और 3 खंडों में प्रकाशित मलय जी की डायरी ये उनके बाद की पुस्तकें हैं। यानी कि मलय जी की डायरी के नाम से जो पुस्तक है उसके कुल 3 खंड थे और उनका पहला खंड जो कि हंसते हुए मेरा अकेलापन है, ये मलय जी के जीवन काल में ही प्रकाशित हुई और इसके जो बाकी 2 खंड वो मलय जी की मृत्यु के बाद डॉक्टर नामवर सिंह द्वारा प्रकाशित किए गए। मलय जी को डायरी लिखने का बहुत ही शौक था, उन्हें डायरी लिखना बहुत पसंद था। मात्र 16 वर्ष की आयु से ही उन्होंने डायरी लिखना शुरू किया और 32 साल तक उन्होंने डायरी लिखी। मलय जी एक चित्रकार, एक पत्र लेखन, एक डायरी लेखन, एक कहानीकार, एक कवि अथवा एक संपादक भी थे। मलय जी के बीमारी के कारण वो अधिक दिनों तक जीवित नहीं रह सके। मात्र 47 वर्ष की आयु में ही उनका निधन हो गया और यानी कि 26 अप्रैल 1982 को उनकी मृत्यु हुई। तो चलिए हम अब रचना की ओर बढ़ते हैं। हंसते हुए मेरा अकेलापन, इसमें सबसे पहले मलय जी ने 4 लाइनों की कुछ पंक्तियां लिखी हैं और इसमें 3 स्थानों का तारीखों के साथ उल्लेख किया गया है। 14 जुलाई 1956 से 3 मार्च 1981 तक के अलग अलग तारीखों का इस डायरी में उल्लेख किया गया है और जो 3 स्थान हैं वो है रानीखेत, कौशानी और दिल्ली। इन तीनों स्थानों का उल्लेख है मलय जी की इस डायरी में। तो चलिए अब हम सबसे पहले इस डायरी को शुरू करने से पहले इसकी जो 4 लाइनों की पंक्तियां हैं उसके बारे में चर्चा कर लें। डायरी लेखन मेरे लिए एक दहकता हुआ जंगल हो, एक तटस्थ घोंसला नहीं, जिसमें अपने पर घुसे मैं जब चाहूं चुपके पड़ा रहूं। डायरी मेरे कर्म की साक्षी हो, मेरे संघर्ष की प्रवक्ता हो, यही मेरी सुरक्षा है। डायरी के कोरे पृष्ठों पर अंकित शब्दों में नहीं, उन पर जलती आग के बीच। कहने का तात्पर्य यह है कि डायरी लेखन मलय जी के लिए सिर्फ एक छोटा सा घोंसला नहीं हो, तटस्थ यानी एक छोटा सा समीप, हमेशा समीप रहने वाला, उनके पास रहने वाला एक
घोंसला ना हो, वो उनके लिए एक बड़ा सा दहकता हुआ जंगल होना चाहिए, जिसमें वो जब चाहे आ जा सके, घुसेड़ यानी आना जाना करना, जिसमें वो जब चाहे आ जा सके और चुपके से पड़े भी रहें तो उन्हें कोई कुछ बोलने वाला ना हो। डायरी मेरे कर्म की साक्षी हो, यानी डायरी उनके कर्म की साक्षी हो, उनके संघर्ष की भी, और सुरक्षा, कर्म, उनका संघर्ष सब उस डायरी में व्यक्त करते हैं और कहते हैं कि वही डायरी उनके लिए कर्म और संघर्ष सब कुछ उसी में व्यक्त होना चाहिए, और उससे उससे ही उनका सब कुछ बयान होना चाहिए। उस डायरी के कोरे पृष्ठ यानी सफेद पन्ने, सिर्फ उन सफेद पन्नों में कुछ ना हो, जो भी उन्होंने लिखा है वो जलती आग के समान है, उसे ही वो जलती आग बता रहे हैं, उसी के बीच उनका सब कुछ हो जो उन्होंने लिखा है। सबसे पहले उन्होंने रानीखेत का उल्लेख किया है, जो है 14 जुलाई 1956। इसके बारे में पढ़ते हैं अब हम। सुबह से ही पेड़ काटे जा रहे हैं, मिलिट्री की छावनी के लिए ईंधन, पूरे सीजन और आगे आने वाले जाड़ों के लिए भी। रानीखेत के बारे में बता रहे हैं, वहां पर वो जो दृश्य देख रहे हैं, सुबह से ही पेड़ काटे जा रहे हैं, वहां पर कुछ पेड़ काटे जा रहे हैं जो कि मिलिट्री की छावनी के लिए, मिलिट्री की छावनी यानी मिलिट्री की सैनिकों की बस्ती, ईंधन यानी ऐसा पदार्थ जिसे जलाने से ऊर्जा प्राप्त होती है। जो पेड़ काटे जा रहे हैं वो मिलिट्री की जो बस्ती है उनके जलाने के काम आने वाली है, वो जो सीजन चल रहा है उसमें, और आने वाले जाड़ों के सीजन के लिए भी सैनिकों की बस्ती में वो लकड़ियां काम आने वाली हैं। पेड़ वो की पूरे हरे तो नहीं, लेकिन चारों ओर के सरसब्ज पेड़ों ने मानो उदारतावश अपने में से थोड़ी थोड़ी हरी आभा प्रदान कर उन्हें भी अपने गिरोह में मिला लिया है, अपने उदात्त और विशाल और प्राणवान गिरोह में। वहां के बारे में जो वो बता रहे हैं, इसमें उन्होंने पूरी प्रकृति की चर्चा की है, वहाँ का प्रकृति के सौंदर्य के बारे में चर्चा की है। उन्हें वहाँ का जो जंगल है वो बता रहे हैं, वो पूरे हरे तो नहीं है, लेकिन जो भी उसके आसपास के सरसब्ज यानी हरे भरे से पेड़ पौधे हैं, उन्हें ऐसा लग रहा है कि वो उन्हें भी, मल्लेश जी को भी अपने में मिला ले रहे हैं, उस हरे भरे जंगल की ओर वो खींचे जा रहे हैं। उदारतावश यानी कि दया भाव, हरिताभा यानी कि हरा भरा, और उन्हें ऐसा लग रहा है कि वो हरी भरी से पेड़ पौधों में उस जंगल में खींचे चले जा रहे हैं, और वो पेड़ पौधे भी उन्हें अपने उस दल में मिला ले रहे हैं, गिरोह यानी कि दल, अपने उस उदात और विशाल, उदात मतलब कि बहुत महान, महान और विशाल बता रहे हैं उस हरे भरे से जंगल को, और उसी में वो भी खींचे चले जा रहे हैं। उस गिरोह की आत्मा एक है, क्योंकि उस आत्मा का नाद एक है। वे जब बोलते हैं तब एक भाषा में गाते हैं, तब एक भाषा में रोते हैं, तब भी एक भाषा में। उस प्रकृति के बारे में बता रहे हैं कि वो जो जंगल में वो सभी पेड़ पौधे हैं, वो सभी एक समान ही है, उनकी आत्मा एक है, वो सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और वो जब लहराते हैं, जब गाते हैं, यानी कि जब हवाएं उन्हें छूकर जाती हैं, जो आवाज होती है वो सब एक है। नाद, आत्मा का नाद, या नाद यानी आवाज, वो सभी आवाजें एक ही हैं। आगे है, कुहरा है खूब घना और खूब सफेद, दृष्टि के विस्तार को बीच ही में कच्चे फीते की तरह काट देता है, किंतु ये ध्वनियां, इन ध्वनियों की मेरे दरवाजे पर दस्तकें, यह अस्फुट याचना जो दीवार पर टंगे उस कुआओं ग्लोरी के खूबसूरत खूबसूरत कैलेंडर में है, यह कोने में टिकाकर रखी हुई ऐसा उड़ की छड़ी रह रह कर कांपती क्यों है।
जाड़े का दिन है, बोल रहे हैं कि बहुत कोहरा है, यानी कि बहुत ही कुआसा है। और वहां पर वो जो कुहासे में भी वो जो उनके दरवाजे पर कुछ ऐसी ध्वनियां हैं जो वो सुन पा रहे हैं, वो सब कैसी ध्वनियां हैं। यहाँ पर सब उनके लिए प्रश्नवाचक है, सब उनके लिए एक प्रश्न के समान है। बता रहे हैं, किंतु ये ध्वनियां कैसी हैं, क्या है ये। एक अस्फुट याचना, अस्फुट यानी दबी दबी सी। और उनके कुमाऊं ग्लोरी के खूबसूरत कैलेंडर, कुमाऊं ग्लोरी एक कैलेंडर है जो कि उनके दीवार पर टंगी हुई है। और उस दीवार पर टंगी हुई वो कैलेंडर भी ऐसा लग रहा है कि उनसे कुछ मांग रही है। और जो कोने में टिका कर, कोने में जो रखी हुई एस वुड, यानी कि ऐसी लकड़ी जो कि आग से तुरंत नहीं जलती है, वो छड़ी जो उनके दीवार के कोने में रखी हुई है, वो भी रह रह कर कांप रही है। नोटबुक के पन्ने यूं बेतरह फरफराते क्यों हैं, जिनमें बेशुमार पत्तियों और फूलों की रेखानुकृतियां स्मृति के उदास गुलदानों में बतौर गुलदस्ते आज भी जिंदा हैं। और जो उनके टेबल पर नोटबुक रखे हुए हैं, उसके पन्ने क्यों फड़फड़ा रहे हैं, जिनमें कि उन्होंने अपनी बेशुमार स्मृतियां यानी कि उनकी यादें, कुछ ऐसी खूबसूरत सी यादें उन्होंने लिखी हैं जो कि आज भी गुलदानों में रखे गुलदस्तों की तरह उनके लिए जिंदा हैं और ताजा हैं। ये सब हो रहा है वहां पर उनके साथ। ये सब क्यों हो रहा है, यही यहाँ पर व्यक्त कर रहे हैं वो। मौसम एकदम से ठंडा हो गया है। बूंदाबांदी और हवा, एक कलाकार के लिए यह निहायत जरूरी है कि उसमें आग हो और वह खुद ठंडा हो। कहने का तात्पर्य है कि बोल रहे हैं कि यहाँ पर वो एक कलाकार हैं, और इसीलिए वो बता रहे हैं कि एक कलाकार के लिए बहुत ही जरूरी है कि जब वो लिखे तब उसमें एक जोश होना चाहिए लिखने का, लेकिन स्वयं उसका स्वभाव बहुत ठंडा होना चाहिए। और वहाँ का मौसम बहुत ही अभी ठंडा है और बूंदाबांदी हो रही है, यानी थोड़ी थोड़ी सी बारिश हो रही है, हवा चल रही है, और इसी के बीच वो ये सब लिख रहे हैं। अब देखिए ना, पोस्ट ऑफिस के सामने, बिल्कुल सामने बाईं ओर 11 अदद देवदार है, पूरे 11 गिनकर, जैसे एकादश रुद्र। रानीखेत के पोस्ट ऑफिस के बारे में बता रहे हैं वहां पर कि वहां पर एक पोस्ट ऑफिस है और उसके सामने बिल्कुल उसके बाईं ओर 11 देवदार के पेड़ हैं, पूरे 11 गिनकर 11 हैं, बिल्कुल रुद्र की तरह, जैसे कि 11 रुद्र होते हैं उसी तरह गिनकर 11 रुद्रों की तरह वहां के वो देवदार के पेड़ भी 11 हैं। खामख्वा ही सोचता हूँ कि वे 10 क्यों ना हुए या 12 क्यों नहीं। जब भी उधर से गुजरा हूँ, यही ख्याल उमड़ते हैं, यानी मैं किस कदर बोर हूँ। बोल रहे हैं जब भी वहां से गुजरते हैं तो बस यही सोचते हैं कि आखिर वो पेड़ 10 क्यों नहीं हुए, या फिर 12 ही क्यों नहीं हुए, 11 ही क्यों हुए। बस रोज वहां से गुजरते समय यही ख्याल उनके मन में उमड़ते हैं, यानी वो कितने बोर हैं। वो स्वयं को यहाँ पर बोर बता रहे हैं। किसी चित्रकारी की किताब में रंग सिद्धांत के विषय में पढ़ते पढ़ते मालूम हुआ कि शोक और भड़कीले रंग संवेदनाओं को बड़ी तेजी से उभारते हैं, उन्हें बड़ी तेजी से चरम बिंदु की ओर ले जाते हैं और उतनी ही तेजी से उन्हें ढाल की ओर खींचते हैं। जैसे कि मैंने बताया है कि मलय जी एक चित्रकार भी थे। यहाँ पर उन्होंने बस ऐसी ही कला को थोड़ा सा प्रदर्शित किया है कि जैसे कि रंग सिद्धांत होते हैं विषय में,
पढ़ते समय मालूम होता है कि वो शोक, यानी कि शोक मतलब होता है बहुत ही चंचल से जो रंग होते हैं, कुछ उज्जवल से भड़कीले यानी कुछ उज्जवल से, नटखट से जो रंग होते हैं उज्जवल से, वो संवेदनाओं को, यानी कि संवेदना मतलब होती है सहानुभूति, जो कि उनकी सहानुभूति को वो रंग इस तरह से उभारते हैं कि पूरे शीर्ष तक उनके ले जाते हैं, यानी कि चरम बिंदु तक। और जिस तरह से वो इतने ऊपर ले जाते हैं उन सहानुभूति को, उसी तरह से वो खींचते हुए नीचे भी लेकर चले आते हैं। अब यहाँ पर वो उज्जवल और नटखट सा रंग, यानी कि कुछ ऐसे रंग होते हैं जो कि बहुत ही गाढ़े रंग होते हैं, लाल हरा, ये सब रंग हमारी आंखों को बहुत जल्दी रचते हैं। इन्हीं सब रंगों के बारे में यहाँ पर ये बता रहे हैं कि ऐसे रंग हमारी सहानुभूति को बहुत ही जल्दी अपनी ओर प्रभावित कर लेते हैं, और जिस तेजी से वो हमें ऊंचे तक ले जाते हैं, हमारी सोच जहाँ तक पहुंच सकती है वहां तक, उसी तेजी से हमें नीचे भी उतार कर लेकर चले आते हैं। मैं संयत हूँ, यानी ठंडा। अभी जब बाहर निकलूंगा तब खूब घना और खूब सफेद कोहरा मुझसे लिपट जाएगा, सब ओर छा जाएगा। संयत यानी कि शांत। कह रहे हैं कि अभी मैं बहुत ठंडा हूँ, और जब मैं बाहर निकलूंगा तब एक घना सा जो कुहासा है, कुछ सफेद सा कुहासा, वो उनसे बहुत जोर से लिपट जाएगा और उनके चारों ओर छा जाएगा। मेरे अतीत और मेरे वर्तमान का समीकरण, वह भविष्य जो फीते की तरह बीच ही से कटा हुआ है, इस कुहरे में समा जाएगा। अज्ञात भाषा में अज्ञात गान और अज्ञात रुदन लिए हुए कागज के एक नन्हे से टुकड़े की तरह इस कुहरे की ताबीज में, इस कुहासे को मल्लेश जी एक ताबीज की तरह बता रहे हैं, क्योंकि जैसे कि एक छोटी सी ताबीज में एक मनुष्य का अतीत वर्तमान भविष्य ऐसा सब कुछ बंधा होता है, उसी तरह इस कुहरे में भी उनका अतीत और वर्तमान का जो समीकरण है, जो संतुलन है, वो भी इसी कुहरे में एक समा गया है, इस घने से और अज्ञात से भाषा, यानी अनजान भाषा, अनजान गान और अनजान रुदन, रुदन यानी कि रोना, ये सब एक होकर इस कुहरे में समा गया है। यहाँ पर इनका तात्पर्य है कि जो ये इनकी जो शारीरिक कठिनाइयां हैं, इसी के बारे में बता रहे हैं कि इन शारीरिक कठिनाइयों की वजह से वो अधिक दिनों तक जीवित नहीं रह सकते हैं, और अपने भविष्य, जो यहाँ पर बताए हैं कि भविष्य जो फीते की तरह बीच ही से कटा हुआ है, इनका यही तात्पर्य है कि इनकी जो बीमारी है, भविष्य को ये अधिक दिन तक नहीं देख सकते हैं, और इसीलिए इनके अतीत और वर्तमान के संतुलन को यही भविष्य काट रहा है और इस कुहरे की ताबीज में समा रहा है। तब तक ईंधन यानी आग पूरे सीजन और आगे वाले जाड़ों के लिए भी चाहिए। यहाँ पर फिर से ये ईंधन के बारे में बता रहे हैं कि तब तक तो ईंधन चाहिए सीजन के लिए और आने वाले जाड़ों के लिए भी। अब इसका दूसरा भाग है, जो कि ये भी रानीखेत के बारे में ही बताया गया है, जो कि ये लिख रहे हैं 18 जून 1957। एक खेत की मेड़ पर बैठी कौओं की कतार देखकर। खेत की मेड़ यानी कि जो दो खेतों के बीच का जो रास्ता होता है उसे ही कहते हैं। वहां पर कौओं की कतारें हैं उस मेड़ पर। उम्र की फसल पककर तैयार, सपनों का सुहाना रंग अब जर्द पर चला है। एक मधुर आशापूर्ण फल जिसने अनुभव की तिताई के छिलके उतार फेंके हैं। विगत के वे मूल्य जिन पर बचपना कभी शान धरता था, कितने बेमानी भोतरे हो उठे हैं।
जैसे कि वह जड़ पौधे का आत्मदान स्वीकार कर लेने के बाद विकास की एक सीमा के उधर जर्द यानी कि पीला पड़ना यानी बीमारी के कारण पीला पड़ जाना। यहाँ पर वो जो भी लिख रहे हैं, व्यक्त कर रहे हैं, यहाँ पर वो अपनी बीमारी के कारण ग्रसित होकर ये पंक्तियां कह रहे हैं कि अब उनके उम्र की फसल पककर तैयार, यानी कि उनकी जो बीमारी है उसकी वजह से अब उस रंग, उनके सपनों में सुहाना रंग भी नहीं रहा, वो सब पीले पड़ रहे हैं और एक मधुर आशापूर्ण फल अनुभव की पिताई के छिलके उतार फेंके हैं। अब उनके मन में जो भी आशाएं हैं वो भी एक छिलके की तरह उनके मन से उतर गई हैं। पिताई के छिलके जैसे कि किसी फल के छिलके उतार कर फेंक दिए जाते हैं, उनके भी मन से कुछ मधुर आशापूर्ण जो सपने थे वो छिलके की तरह उतर गए हैं और विगत यानी कि बीता हुआ कल, और उनके जीवन का बीता हुआ कल जिसे सोचकर वो गर्व महसूस करते थे, अब वो सब भी उन्हें भोतरे यानी एक झंझट की तरह लगते हैं। ठीक उसी तरह से जिस तरह से एक जड़ से जब पौधा उगता है तब उस पर जो फल फूल लगते हैं वो दूसरों के लिए होता है। आत्मदान यहाँ पर दिया गया है, पौधे का आत्मदान जो कि दूसरों के लिए स्वार्थहीन। जड़ से जब पौधा उगता है उस पे जो फल फूल होते हैं वो दूसरों के लिए होते हैं, वो स्वयं के लिए नहीं होते और उसका विकास सीमा से बाहर होता है। ठीक उसी तरह उनका भी जीवन अब स्वयं के लिए नहीं रहा, वो उन्होंने अपने बारे में सोचना छोड़ दिया है। हवाओं में ये कैसी महक है, धरती में ये कैसी चिलक है कि फसलें कटने भी नहीं पाई, जड़ों को उखाड़ कर किसी चाणक्य ने दही छिड़का ही नहीं, और ये बाट बखड़ेदार। प्रश्न है वे बालों के गुच्छे नहीं जिन्हें जब चाहा जुनून में सिर से नोच लिया। यहाँ पर बता रहे हैं कि ये कैसी महक है कि अभी तो फसल कटकर तैयार भी नहीं हुई है और उसके बाट बखरेदारी यानी कि जो भी वहां पर व्यापारी हैं और जो भी वहां के बनिए, ये सभी सर पर सवार हो चुके हैं अपना हिस्सा लगाने के लिए, सभी आगे आ रहे हैं। यहाँ पर चाणक्य शब्द का व्यवहार किया गया है। चाणक्य एक कूटनीतिज्ञ, एक राजनीतिज्ञ थे। उसी पर थोड़ी सी चर्चा करते हुए मल्य जी कह रहे हैं कि चाणक्य ने दही छिड़का ही नहीं, यानी कि अभी तक तो किसानों ने फसल काटी भी नहीं और सभी अपना हिस्सा लगाने के लिए आगे आ गए हैं। ये क्या बालों का गुच्छा है जिसे कि जब चाहा उखाड़ लिया। तो ये थी आज की हमारी हंसते हुए मेरा अकेलापन के भाग 1 और भाग 2 की व्याख्या, जिसमें जो कि रानीखेत में लिखी गई है और मल्य जी ने इसमें पूरी प्राकृतिक सौंदर्य को दर्शाया है और कुछ कुछ ऐसे वाक्यों को भी लिखा है जो कि इसमें इन्होंने अपने मन की व्यथा, शारीरिक कठिनाइयों से के प्रति अपने मन की व्यथा को व्यक्त किया है इन्होंने, और प्राकृतिक सौंदर्य को तो इसमें इन्होंने व्यक्त किया ही है। और इनके आगे के भी भाग में हमें कौसानी और दिल्ली के बारे में जानने को मिलेगा, वहां पर इन्होंने कैसा महसूस किया और वहां पर के इनके विचार कैसे रहे। तो आज का हमारा सारांश यहीं पर समाप्त होता है। थैंक यू।